ओके, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे 210 के बारे में। ऐसे 210 का क्या नाम है, एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब यहाँ पे किसकी बात की गई है, ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स से रिलेटेड बात की गई है। तो सबसे पहले जो ऑडिटर होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो एज एन ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको ये देखना कि भाई आप जो ऑडिट एंगेजमेंट लेने जा रहे हो वो आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो, आप उसको कंटिन्यू करो, कंटिन्यू इन द केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ न्यू ऑडिट, कि आप उसको करोगे या नहीं करोगे। अब आप वो किस बेसिस पे डिसाइड करोगे, तो आप देखने जाओगे कि भाई जो भी प्री कंडीशंस हैं ऑडिट को लेने के लिए, क्या वो सारे प्री कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं। आपका और मैनेजमेंट और दो चार्जेस गवर्नेंस के साथ जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ठीक है, रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, आप ये देखने जाओगे। अब हमने क्या बोला कि भाई प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्री कंडीशन, तो प्री कंडीशन में क्या बोला गया है, प्री कंडीशन में बोला गया है कि भाई जो मैनेजमेंट है ना, वो मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है कि भाई वो क्या करे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए एज पर द एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल एफआरएफ, ठीक है। और जो अग्रीमेंट जो बनेगा ना, और उसमें ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि भाई किस बेसिस के ऊपर क्या होगा, हम ऑडिट कंडक्ट करने जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो आपका अग्रीमेंट होगा, जो प्री कंडीशंस होंगी, फिर वो क्या हो गई, वो आपके लिए ऐसा हो गया कि भाई सबसे पहले आप ये लिखोगे कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करता है या नहीं है, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल लेवल का है या नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, अग्रीमेंट और मैनेजमेंट के साथ जो आपने किया हुआ है उसमें मैनेजमेंट को क्लियरली ये पता चलना चाहिए कि भाई उनकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, उनकी जिम्मेदारी है भाई सारे नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल्स लगाना, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री हो सके फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड के कारण हो चाहे वो एरर के कारण हो, ठीक है। एज वेल एज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, वो ऑडिटर को प्रोवाइड करे सारा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का एक्सेस, चाहे रिकॉर्ड्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, अदर मैटर्स हो, सबका एक्सेस देना है। दूसरा, अगर हम मैनेजमेंट से कोई रिक्वेस्ट करें फॉर एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो मैनेजमेंट को वो भी हमें प्रोवाइड करने जाना है। एज वेल एज मैनेजमेंट हमें अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे पर्सनस का, ठीक है। अब हमें लेट्स से कुछ चीज़ें का एविडेंस लेने जाना है, किसी चीज़ पे कोई एविडेंस लेने जाना है, तो हमें किसी से कुछ पूछना रह सकता है, तो उसके केस में हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए जितने भी हमारे मेंबर्स हैं एंटिटी के अंदर, उन सब के लिए, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो ठीक है। अगर ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने से पहले ही, या ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले ही क्या कर दिया हमारे मैनेजमेंट ने या हमारे दोषचार्जित गवर्नेंस ने, हमारे ऊपर क्या लगा दिया, लिमिटेशन लगा दिया। अगर ऐसा सिचुएशन है तो एज एन ऑडिटर हमें क्या लग रहा है कि देखो इन फ्यूचर हमें जाके क्या करना पड़ेगा, हमें या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा, तो उससे बेटर क्या है कि हम क्या करें, हम ये ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही ना करें, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ कि भाई तुम्हें करना ही करना है, तो एक अलग केस है। अदरवाइज़ हमें क्या करना है, हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करने जाना है, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारा ऑडिट एंगेजमेंट का एक्सेप्टेंस डिपेंड करता है, कि भाई सबसे पहले तो यही कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज़ पर एफआरएफ बने हैं या नहीं, वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है या नहीं, और दूसरा कि भाई मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्री करता है या नहीं करता है। स्टार्टिंग में वो मना कर रहा है कि भाई मैं तुम्हें एक्सेस नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो आप क्या करोगे फिर उसका ऑडिट, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो इसलिए बेटर है कि मना करो, ठीक है। ये एक पार्ट हुआ। देन इसके बाद अब हमने डिसाइड किया कि हम क्या करने वाले हैं, हम ऑडिट करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अग्रीमेंट बनाएंगे। तो अब अग्रीमेंट जो होगा ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स का, वो कैसा रहेगा, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि भाई जो ऑडिटर है, मैनेजमेंट है, दोषचार्जित गवर्नेंस है, वो सब क्या करने चाहिए, अग्री करने चाहिए विद द टर्म्स, ठीक है। जो भी एंगेजमेंट के टर्म्स है, जो भी ऑडिट एंगेजमेंट का आपने टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं, वो आप लिख के रखोगे लेटर के ऊपर। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक रिटन अग्रीमेंट होना चाहिए। रिटन अग्रीमेंट में आप क्या क्या लिखोगे कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है ऑडिट का, ठीक है। एज एन ऑडिटर आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैनेजमेंट है वो क्या करने वाली है, प्रिपरेशन करने वाली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एज एन ऑडिटर आप क्या करने वाले हो, आप एक रिपोर्ट दोगे ऑडिट का, ठीक है, उसका एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट कैसा रहने वाला है। कुछ जैसे बोला कि भाई अपने ऐसे ऐसे ओपिनियंस होते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसा भी हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट करो कि भाई ओपिनियन ये आएगा, ज़रूरी नहीं है कि उसका ओपिनियन यही आए, तो जो फॉर्म और कंटेंट है वो चेंज भी हो सकता है। तो आप ये सब चीज़ें बोल के रखोगे। एज वेल एज आप अच्छा, आप क्या सब कुछ लिखने जाओगे कि आपकी ये ऐसे लगता है, ये ऐसे लगता है, ये ऐसे लगता है, ऐसे ऐसे में होता है, नहीं पॉसिबल है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर लॉ एंड रेगुलेशन ने कुछ टर्म्स ऑफ ऑडिट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब करके रखे हैं, तो आपको क्या करना है, उनको अग्रीमेंट में नहीं लिखने जाना है। क्योंकि कब नहीं लिखने जाना है कि फॉर द फैक्ट अगर मैनेजमेंट को पता ही है और मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी को क्या करती है, एक्नॉलेज करती है। अब उनको पता है तो फिर क्या मतलब है लिखने जाने का,
तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। देन इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम रिकरिंग ऑडिट करने जा रहे हैं। रिकरिंग मतलब बार बार ऑडिट, फर्स्ट ईयर हमने किया, सेकंड ईयर हम करने जा रहे हैं, थर्ड ईयर, 5 साल के लिए हम ऑडिट कर ही सकते हैं ना। तो इस तरीके से रिकरिंग ऑडिट का केस लग रहा है। तो क्या कोई सिचुएशन ऐसा हो सकता है जिसके कारण हमें क्या करना पड़े, हमें हमारे जो भी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है उनको चेंज करना पड़े, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें कहीं ऐसा लगे कि नहीं, हमें एंटिटी को ये बात दोबारा से रिमाइंड कराने की ज़रूरत है कि भाई वो गलत समझ रही है। ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, उसके केस में हमें न्यू इंगेजमेंट लेटर बनाना रहेगा। तो जो न्यू इंगेजमेंट लेटर बनाने जाएंगे, अच्छा हर केस में बनाने जाना है क्या, हर साल आपको नया इंगेजमेंट लेटर बनाना ही है क्यों, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका इंगेजमेंट टर्म्स चेंज हो रहे हैं तो ही आपको बनाने जाना है। तो क्या सिचुएशन है जिसमें हमारे टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट चेंज होंगे, तो पहला तो क्या हो सकता है कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग का केस हो सकता है कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो मैनेजमेंट है ना वो गलत समझ रही है, हमारा ऑब्जेक्टिव है स्कोप को गलत तरीके से ले रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि भाई इंगेजमेंट चेंज, जो भी ऑडिट इंगेजमेंट के टर्म्स है ना वो चेंज हो गए। इसके बाद क्या हो सकता है, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया, ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो गया, नेचर और साइज ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गए, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क चेंज हो गया, या कोई दूसरा अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गया। तो ये कोई सिचुएशन है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिवाइज करना रह सकता है हमारा टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप काम भी कर रहे हो। अब आप काम करने के बाद क्या हुआ ना, उसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट आ रहा है और मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि भाई हमें ना टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चेंज करने हैं। ठीक है, जो भी हमने इंगेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट के जो टर्म्स रखे हैं ना वो हमें चेंज करने हैं। अब आप क्या करने चाहोगे, देखो तो यूजुअली तो इन जनरल पॉइंट अगर बोला जाए तो आप जब तक अग्री नहीं करोगे, जब तक कोई उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं होगा, कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट करेगा, क्या बोलेगा कि भाई लेट्स से आप ऑडिट कर रहे थे, ऑडिट कंप्लीट होने से पहले वो आपके पास आया और आपसे क्या बोल रहा है कि आप क्या करो ना, आप एक लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस से काम चला लो। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उसका अगर फिर उन्होंने ऐसा बोल दिया कि लोअर लेवल से काम चला लो। अब आपको क्या देखने जाना है, क्या हमारे पास इसका कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है जो ये हमसे ऐसे करने के लिए कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे मना कर दिया कि भाई एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत लो, तो क्या चलेगा, क्या अभी एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं लेंगे तो हमारा अश्योरेंस का लेवल तो कम ही हो जाएगा ना। तो हमें देखने जाना है क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर जो उन्होंने बोला वो हमारे लिए जस्टिफाइड है, हम उसकी बात से अग्री कर रहे हैं, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, उसके केस में तो हम एक नया टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट बना लेंगे, एक नया एंगेजमेंट लेटर में। ठीक है, अगर वो जो बोल रहे हैं उससे हम अग्री नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके केस में हम क्या करेंगे, फिर हम या तो अच्छा हम अग्री भी नहीं कर रहे और मैनेजमेंट फिर क्या बोल रहा है कि हम ना तुम्हें कंटिन्यू भी नहीं करने देंगे, और तुम मना करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमसे काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके केस में आप क्या करोगे, आप या तो विड्रॉ कर लोगे अगर लॉ एंड रेगुलेशन आपको अलाउ करता है तो, और अगर कोई आप देखने जाओगे कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं आ रहा कि मुझे किसी को रिपोर्ट करने जाना पड़े, जैसे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हो गया, ओनर हो गए, रेगुलेटर हो गया, तो क्या मुझे इन लोगों को रिपोर्ट तो नहीं करने जाना। तो आप वो सब चीज़ें देखने जाओगे। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि इंगेजमेंट स्टार्ट होने के बाद या फिर ये ऑडिट इंगेजमेंट स्टार्ट होने के बाद क्या मैनेजमेंट हमसे चेंजेस करने के लिए बोल सकते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो ऐसा क्या क्या सिचुएशन है जिसमें वो बोल सकते हैं, तो जैसे वो हमसे बोल सकते हैं कि भाई अभी ना हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ नीड ऑफ द सर्विस चेंज हो गया। जैसे पहले हम खाली स्टेट ऑडिट कराना चाहते थे, अब हम टैक्स ऑडिट भी कराना चाहते हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा रिक्वायरमेंट चेंज हो गया पहला। दूसरा क्या हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पहले हमने जब ओरिजिनली रिक्वेस्ट किया था, ओरिजिनली जब इंगेजमेंट बनाया था और अभी जो बनाया उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। इसके बाद क्या हो सकता है कि भाई रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं वो लोग हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट में, तो उसके केस में हमें क्या करना रहेगा, उसके केस में, और हम उनसे अग्री भी कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना रहेगा, हमें टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट चेंज करने रहेंगे। तो हमारा ऐसे 210 यही सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। पहला क्या है कि प्री कंडीशन क्या है ऑडिट की, दूसरा इंगेजमेंट लेटर में क्या क्या लिखना चाहोगे, रिकरिंग ऑडिट में चेंजेस, रिकरिंग ऑडिट के इंगेजमेंट का जो लेटर होगा उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो क्या क्या सिचुएशन है, और अगर आपने एक बार क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद अगर कुछ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसको आप कैसे डील करने चाहोगे।